हेलो बच्चा लोग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिक्स जो होता है, स्टडी ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। और ऑप्टिक्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्टिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला था आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा क्या था? वेव ऑप्टिक्स। तो लास्ट वीडियो में ये सब चीजें हो गई थी। आज का वीडियो हम लोग ने क्या कहा था कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की स्टडी की जाएगी, क्योंकि क्लास 10th में आपके सिर्फ और सिर्फ क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। तो इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का आपका फर्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्शन। आज का हमारा पूरा वीडियो किसके ऊपर होने वाला है? रिफ्लेक्शन के ऊपर। तो क्या है रिफ्लेक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, टाइप्स क्या है, आज हम क्या करेंगे? इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले चीज के रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपसे कहूं, जो आपने डेली लाइफ में फील किया होगा, तो रे ऑफ लाइट, कई बार आपने क्या किया होगा कि अगर कोई स्मूथ सरफेस हो, या इन जनरल हम लोग क्या लेते हैं, ग्लास की बात करते हैं, तो ग्लास अगर आपने लिया हो तो क्या करता है कि अगर कहीं से रे ऑफ लाइट आ रही है और ग्लास के ऊपर पड़े तो वहां टकरा के कहीं और जाती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि पड़ोसी की छत पे अगर अपना दोस्त हो, उसको परेशान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसे मिरर ले लिया, ग्लास का टुकड़ा ले लिया, सॉरी ग्लास इन द सेंस कि मिरर का टुकड़े की मैं बात कर रहा हूँ। तो मिरर का टुकड़ा लिया और मिरर का टुकड़ा लेके हम लोग क्या करते हैं? उसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं। जैसे अगर रे ऑफ लाइट आई, इधर से आई, तो उसको ऐसे एंगल पे बेंड करेंगे कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो कहाँ चली जाए? उसके फेस पे पड़े। तो अगर वो हमको देर ना देखे तब तो बहुत मजा आता है कि वो परेशान होता है कहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है। तो ये जो फिनोमिना हुआ कि एक साइड से रे ऑफ लाइट आई और टकरा के क्या हो गई? कहीं और चली गई। तो इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अब एग्जाम में या हमारे इन डेली लाइफ साइंस की लैंग्वेज में ऐसे कहना कि आ रही है रे ऑफ लाइट, हम उसके चेहरे पे फेस, मतलब उसके फेस पे क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, इसी को रिफ्लेक्शन कहेंगे। ऐसा तो कहना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। कहते क्या है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। क्या होगा रिफ्लेक्शन में कि रे ऑफ लाइट आएगी, जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आई किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वो क्या होगा? उसी मीडियम में वापस चली जाए। तो इस पूरे फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यहां लिखा हुआ भी है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर कोलाइडिंग फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, हुआ क्या उसमें कि रे ऑफ लाइट आई सन से या कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी से रे ऑफ लाइट आई, वहां से आपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ था? मिरर पकड़ा था। उस मिरर के ऊपर कोलाइड किया उसने। जब मिरर के ऊपर कोलाइड किया तो आपको पता होगा कि मिरर के पीछे कोटिंग होती है, वहां पीछे जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वहां से टकरा के वो क्या होती है? उसी मीडियम में वापस चली जाती है। जैसे इधर से आई और इधर ही चली गई। तो इस पूरे फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहां पे आपको दिखाया हुआ भी है कि नीचे मैंने क्या बनाया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इधर से एक रे ऑफ लाइट आई और यहां टकराने के बाद ये क्या होती है? उसी मीडियम में वापस चली जाए। मीडियम वही कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर रे ऑफ लाइट नीचे चले जाए या किसी और मीडियम में चले जाए, एयर से आके वाटर में चली जाए, तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? अदर मीडियम। बट यहां पे क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट आ रही है और आके फिर जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में ये क्या चली गई? वापस चली गई है। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब आपको याद क्या रखना है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर कोलाइडिंग फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। सिंपल सा टॉपिक, सिंपल सी डेफिनेशन। अब लेकिन सिर्फ इतना ही याद रखना नहीं है, आगे आपको इसके बारे में कुछ चीजें और पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए वो देखिए। सबसे पहले तो इस सरफेस जिससे वो कोलाइड करेगी, उस कोलाइडिंग सरफेस को उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन जनरल हम लोग क्या कहेंगे? इसको मिरर कह दिया जाएगा। आप कहने को कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो आपने कोई स्टील की प्लेट ली, वो भी क्या करता है? अगर कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो उसको क्या करेगा? कोलाइड करके उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट करेगा। आपने देखा होगा कई बार, आप क्लास में बैठे रहो, कोई वॉच पहना हो, तो वॉच से भी क्या होता है कि कोलाइड करके रिफ्लेक्ट होती है रे ऑफ लाइट। तो वो भी क्या कहा जा सकता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जा सकता है। साइंस में या फिजिक्स में हम लोग इस पूरे टॉपिक में यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस में इन जनरल हम क्या मान के चलेंगे? मिरर मान के चलेंगे। अब इसमें होगा क्या कि अगर एक रे ऑफ लाइट आई, जो रे ऑफ लाइट आती है, इस रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे।
क्या कहेंगे इस रे ऑफ लाइट को? इंसिडेंट रे। अब यहां पे टकरा के नीचे जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। जब नीचे जाना पॉसिबल नहीं है तो ये टकरा के क्या होता है? उसी मीडियम में वापस चली जाती है। अब जिस मीडियम में वापस चले गए उसको, जो रे ऑफ लाइट चली गई, उस रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो पहली जो रे ऑफ लाइट आ रही है, सोर्स ऑफ एनर्जी से जो रे ऑफ लाइट आ रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और जो टकरा के वापस चले गए इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज कि एक रे ऑफ लाइट आई है, इस रे ऑफ लाइट को हमने क्या बोला? इंसिडेंट रे। जो टकरा के चली गई है वो क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसीलिए उसको क्या कहा गया? रिफ्लेक्टेड रे। अब आप यहां पे देखोगे कि मैंने एक और लाइन ड्रॉ की है, जिस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल क्या होता है कि ये जो सरफेस है जहां पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आके कोलाइड कर रही है, किससे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, उस पॉइंट पे अगर हम क्या करें? एक नॉर्मल ड्रॉ करें। नॉर्मल कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन होगी इस सरफेस पे कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल रे कहेंगे। आपको याद क्या हो गया? पहली रे जो सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और जो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल रे। तो तीन रेज आपको ड्रॉ की गई, पहली है इंसिडेंट रे, दूसरी है रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरी क्या है? नॉर्मल है। अब यहां पे प्रॉपर्टी क्या बताई गई नॉर्मल की? कि नॉर्मल सरफेस के ऊपर एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री का। अब ध्यान सुनिए, क्यों हमें जरूरत पड़ी नॉर्मल ड्रॉ करने की? अगर नहीं होता तो क्या ही इंपैक्ट पड़ जाता? तो आपको ये मैं बता दूं कि आगे चल के जब आप पढ़ोगे इसके बारे में, तो एंगल जहां से भी मेजर किया जाएगा, एंगल जो भी मेजर किया जाएगा वो हमेशा हम कहां से मेजर करेंगे? नॉर्मल से। अब आपको क्या याद होना चाहिए कि नॉर्मल से लेकर इंसिडेंट रे तक जो एंगल बना, नॉर्मल से लेके इंसिडेंट रे तक जो भी एंगल बना, उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल आई। नाम इसका है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम है इसका? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एंगल आई से। क्या कहा? नॉर्मल से लेके इंसिडेंट रे तक जो भी एंगल बना उस एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और क्या रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एंगल आई से। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? तो आगे देखिए, नॉर्मल से लेके रिफ्लेक्टेड रे तक, नॉर्मल से लेके कहां तक? रिफ्लेक्टेड रे तक जो भी एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एंगल आर से। और कहते क्या है इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दो एंगल मिले आपको, पहला मिला एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा क्या मिला? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? नॉर्मल से लेके इंसिडेंट रे तक जो भी एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको एंगल आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। नॉर्मल से लेके रिफ्लेक्टेड रे तक जो एंगल बना उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एंगल आर से। इतने तक में आई डोंट थिंक कि कोई भी डाउट होगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ हो तो बता दीजिएगा। क्या क्या बताया मैंने? कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि किसी सरफेस से कोलाइड करेगा तभी वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर कोलाइडिंग फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। उसके बाद क्या बताया गया? कि तीन रेज होंगी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद बताया गया कि नॉर्मल से लेके इंसिडेंट रे तक जो एंगल बनेगा उसको एंगल आई कहेंगे। नॉर्मल से लेकर रिफ्लेक्टेड रे तक जो एंगल बनेगा उसको एंगल आर कहेंगे। तो इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए, अब इसी में हम लोग थोड़ा बहुत और देखेंगे। क्या नाम है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी तक मैंने कहने को कह दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, लेकिन अपने से कैसे, कुछ ना कुछ तो उसके रूल्स होंगे कि रे ऑफ लाइट यहां से आएगी तो कहां जाएगी। तो उसको बताने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोगों ने क्या बनाया? हम लोगों ने उसको नोटिस किया कि ऐसा होता है, तो हम लोगों ने मान लिया कि हाँ ऐसा होता है। चलिए देखिए, उसको लॉज के फॉर्म में मान लिया गया। पहला लिखा हुआ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ध्यान दीजिए, सेम वही डायग्राम है। यहां पे इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां से क्या है आपका? रिफ्लेक्टेड रे है। बीच में क्या बनाया गया है? नॉर्मल बनाया गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखिए,
पहला एंगल एंड सॉरी फर्स्ट लॉ और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ क्या कहता है ये कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि एंगल आई इज इक्वल टू कितना होगा, एंगल आर। ऑलवेज, चाहे वो कैसा भी हो, कोई भी कंडीशन हो, एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर। रिफ्लेक्शन के केस में कैसे एंगल, पहला क्या कहा मैंने कि ये वाला यहां से लेके यहां तक का एंगल, इसको क्या कहा गया, एंगल आई। और यहां से लेके यहां तक का एंगल, इसको क्या कहा गया, एंगल आर। ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? क्या कहा गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल आर। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कई बार ऐसा पूछ सकता है आपसे, देखिए एग्जाम में बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, बट कई बार मान लीजिए अगर आपकी किस्मत अच्छी रहे तो क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि इफ एंगल आई इज इक्वल टू थीटा देन व्हाट इज एंगल आर। तो आप बता दोगे कि इफ एंगल आई इज थीटा देन एंगल आर इज ऑल्सो थीटा। लेकिन कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ देगा कि इफ एंगल आई इज सपोज हाउ मच, 60 डिग्री। क्या दिया कि इफ एंगल आई इज हाउ मच, 60 डिग्री, देन फाइंड द एंगल बिटवीन एंगल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। मैक्सिमम बच्चों के एग्जाम टाइम में जल्दीबाजी में कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो करेंगे क्या कि हमने बचपन से पढ़ा है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हम पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही क्या है। एंगल आई दिया हुआ है, एंगल आर पूछेगा, उससे ज्यादा तो वो कुछ पूछेगा नहीं। लेकिन उसने पूछा क्या कि एंगल आई 60 डिग्री है, फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या होगा, एंगल आई हमारे दिमाग में हम क्या आंसर करेंगे कि एंगल आई अगर 60 है तो एंगल आर भी कितना होगा, 60। लेकिन ये तो पूछा ही नहीं है, पूछा तो उसने है कि यहां से लेके यहां तक का एंगल बताइए। तो ये एंगल कितना होगा, एंगल आई प्लस एंगल आर, दैट इज 60 प्लस 60 विच इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी आ सकता है, तो उस चीज को दिमाग में बैठाए रहिएगा। बाकी आपको लॉ याद होना चाहिए। लॉ क्या है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। याद आप ऐसे ही रखोगे कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। अब उस एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर कहने के बाद आपको पता ही है कि एंगल आई को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल आर को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप बता ही सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो दूसरा लॉ है हमारा, अगर पहला क्लियर हो गया हो तो दूसरा लॉ जो हमारा है वो कहता है कि ये जो तीनों लाइंस थी, कौन कौन सी लाइन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये जो तीनों लाइंस होती हैं वो तीनों क्या होती हैं, सेम प्लेन में लाई करती हैं। क्या कहा मैंने कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। अलग अलग प्लेन में लाई करना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या कहा गया वो चीज ध्यान सुनिएगा। आपको अगर मैं प्लेन की बात करूंगा तो प्लेन इन जनरल कहा जाता है स्मूथ सरफेस को। एक कोई ये बोर्ड का सरफेस है, इस बोर्ड के सरफेस को हम क्या कह सकते हैं, प्लेन कहा जाएगा। तो अगर आपका ऐसा हुआ कि दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, अब अगर मैं कह दूं कि यहां पे एक नॉर्मल, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नॉर्मल अगर ऐसे यहां पे इस मार्कर को यहां रखा गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तो परपेंडिकुलर, अगर ये बाहर निकल रहा है तो क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तो परपेंडिकुलर है। और कंडीशन भी यही कहा गया है कि नॉर्मल क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। फिर भी ये एक प्लेन में लाई नहीं कर रहा, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी अलग डायरेक्शन में, सेम प्लेन होने का मतलब कि एक ही सरफेस पे क्या होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। अगर इंसिडेंट रे इधर आया, रिफ्लेक्टेड रे इधर गया, तो ये भी कैसा होना चाहिए, उसी प्लेन में लाई करना चाहिए। अलग अलग प्लेन में होना पॉसिबल नहीं है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं कि नहीं है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो ही लॉ हैं, दोनों आसान हैं। पहला कहा गया एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दूसरा कहा गया कि तीनों जो रेज हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। चलिए, तो अगर इतनी बातें क्लियर हों तो हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। वैसे कुछ क्वेश्चंस आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं कह दूं कि इफ एंगल आई इज इक्वल टू 45 डिग्री देन व्हाट इज एंगल आर। इफ एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिग्री देन व्हाट इज एंगल आर।
दूसरे तरीके से क्वेश्चन भी कह सकते हो कि इफ एंगल आई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन एंगल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। जैसे भी क्वेश्चन आए आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक में मिल जाएगा, आप कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब है आपका टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। किसके ऊपर डिवाइड किया गया? सरफेस के बेसिस पे। सरफेस जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बताया गया। पहला है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इन दोनों कंडीशंस में, रेगुलर एंड इर्रेगुलर में, डिफरेंस किस चीज का आता है? इस सरफेस का। किसका डिफरेंस आया? इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। पहले केस में आप देख रहे होगे कि ये जो सरफेस बनाया गया ये कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस। कैसा सरफेस है ये? स्मूथ सरफेस। सेकंड केस में जो बनाया गया वो सरफेस कैसा है? रफ सरफेस। तो डिफरेंस क्या आया? रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? स्मूथ सरफेस। इरेगुलर या डिफ्यूज्ड, नाम इसके रखे गए हैं, आइदर इरेगुलर बोलिए या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या कहा मैंने कि जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा कैसा होगा? स्मूथ होगा। लेकिन अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो इसमें जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा? रफ सरफेस होगा। अब ध्यान सुनिएगा, जो आप घरों में जैसे कहीं अगर जाना हो तो जो आप घंटे भर शीशे के सामने बैठ के अपने आप को सजाते संवारते हो, वो जो इमेज बनती है, वो जो आप अपने आप को देख रहे हो, वो किसका एग्जाम्पल है? रेगुलर रिफ्लेक्शन का। मिरर कैसा? स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस होने के बाद जो भी रिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। बाकी आप अगर मैं इसके एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपके घरों में उजाला होता है, सनलाइट निकले, घर में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं से वो कोलाइड करके इधर उधर रिफ्लेक्ट होकर हमारे घरों में आ रही है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? आपका रफ सरफेस का। अब होता क्या है, चलिए पहले वो सिर्फ इतना कह देना कि ये स्मूथ सरफेस पे होता है, वो रफ सरफेस पे होता है, तो ये रिफ्लेक्शन तो हमको पता ही नहीं चला कि होता क्या है वो। तो अब ध्यान से देखिएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, कौन से रे ऑफ लाइट? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ रही हो, किसके पैरेलल? आपस में पैरेलल। जितने भी रे ऑफ लाइट आए वो आपस में कैसी आए? पैरेलल। तो यहां पे क्या हो, और अगर ये स्मूथ सरफेस होगा तो आपको पता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा। तो यहां से ये इंसिडेंट रे आई, ये ड्रॉ कर दिया गया रिफ्लेक्टेड रे। तो जो भी क्या कहा मैंने कि अगर आने वाले जितने भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है अगर वो आपस में पैरेलल हों और जाने वाली रेज ऑफ लाइट भी अगर आपस में पैरेलल हो जाए, दैट मीन्स कि इफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू ईच अदर ऑल्सो, देन दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या लिखा हुआ है कि व्हेन पैरेलल इंसिडेंट रेज फॉल ऑन अ स्मूथ सरफेस द रिफ्लेक्टेड रेज रिमेन पैरेलल इन वन डायरेक्शन। सेम वही चीज कि अगर आने वाली रे ऑफ लाइट कैसी हो? पैरेलल, और जाने वाली रेज ऑफ लाइट भी कैसी हो? पैरेलल। तो इस रिफ्लेक्शन को हम क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। कैसे सरफेस पे होगा ये? स्मूथ सरफेस पे। अब इसकी अगर हम बात करेंगे, इसमें भी आने वाले जो रेज ऑफ लाइट हैं वो आपस में कैसी आएंगी? पैरेलल ही आएंगी। जितनी भी रेज ऑफ लाइट आ रही हैं वो आपस में कैसी आएंगी? पैरेलल। लेकिन जो जाने वाले रेज ऑफ लाइट होंगे वो कैसी होंगे? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, मतलब इधर उधर कहीं पे भी जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं दूसरा यहीं पे डायग्राम अगर ड्रॉ करूं, इतना ऐसा नहीं होना चाहिए डायग्राम, यहाँ पे अगर ये रे ऑफ लाइट आई है तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि ये इधर चली जाए, ये कहीं और चला जाए, कोई भी रे ऑफ लाइट का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा। तो जहां पे भी उसको जाना हो, मतलब आने वाली रेज ऑफ लाइट तो पैरेलल होंगे, लेकिन जो जाने वाली रेज ऑफ लाइट वो क्या होंगे? टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। एक छोटा सा डायग्राम में अगर यहाँ ड्रॉ करूं तो सपोज करिए ऐसा सरफेस है, तो यहाँ पे आने वाली रेज ऑफ लाइट ऐसे क्या ड्रॉ कर दिया जाए? पैरेलल। अब आप ये नोटिस करोगे कि यहाँ से कोलाइड करके एक रे ऑफ लाइट इधर निकल जाएगी, दूसरी इधर निकल जाएगी, और ड्रॉ किए जाएंगे। सपोज करिए यहाँ से एक और रे ऑफ लाइट आई, ये इधर निकल जाएगी। तो जितनी भी रेज ऑफ लाइट है वो सब टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर चली जाएंगी। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब एक क्वेश्चन आपके लिए जो बहुत जनरल है, यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे क्या कहा गया कि अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, क्या करूं? मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो आपको दिखेगा कि यहां से लेके यहां तक, इस नॉर्मल से इंसिडेंट रे तक जो एंगल बनता है
अभी जस्ट हमने देखा कि उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और अगर इसी नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे तक जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एंगल आर। इतनी बातें क्लियर हैं आपको? यहां पे आप देख के आप कह भी सकते हो कि एंगल आई इज इक्वल टू कितना है, एंगल आर। लेकिन अब सोच के बताइए कि क्या यहां पे एंगल आई और एंगल आर इक्वल है क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कमेंट करिएगा, उसके बाद पॉज, वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट करिएगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है या नहीं है। उसके बाद अब अगर फिर से मैं बताऊं अगर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे इस केस में हो चाहे इस केस में हो, दोनों केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा कि आपको ये बात पता है कि ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा वो नॉर्मल कहां पे ड्रॉ किया जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब जब हम सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले उस सरफेस का क्या पता करना पड़ेगा, डायरेक्शन, और डायरेक्शन पता होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, उसके परपेंडिकुलर लाइन खींच पाएंगे। ध्यान से देखिए, मैं एक छोटा सा उसका एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए अगर कोई कर्व सरफेस हो, इसी के ऊपर आने वाले जो भी रेज होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल आएंगे। अब यहां पे अगर कर्व सरफेस है तो आप ये चीज बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि अगर ये कर्व सरफेस है तो इसका हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा हो। अब वो डायरेक्शन फाइंड करने का जो भी काम है, वो डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके। याद होगा आपको क्लास 9th में, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मोशन करे तो अगर वो सर्कुलर पाथ पे मोशन करता था तो हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती थी। अगर वो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, टेंजेंट ड्रॉ करके फाइंड करते थे। तो कैसे फाइंड किया जाएगा, जैसे देखिए, अगर मैंने ये कर्व बनाया तो कर्व बनाने के बाद यहां पे अगर इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे फाइंड करना हो तो यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। दैट मीन्स कि अगर हर एक पॉइंट पे हमारा क्या होगा, अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ होगा और अलग अलग ही क्या होगी, डायरेक्शन रहेगी। तो यहां पे, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे ही सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो अब जो भी रेज ऑफ लाइट टेढ़ी मेढ़ी आ रहे होंगे तो एंगल आई और एंगल आर तो कहां से मेजर होता है, उस नॉर्मल से। यहां पे मैं बना के दिखाता हूं आपको, इसके अकॉर्डिंग ऐसा सरफेस हुआ आपका, यहां पे अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई तो इसके ऊपर टेंजेंट कहां पे ड्रॉ होगा, ऐसे, और अगर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ हुआ तो यहां पे नॉर्मल इधर गया, तो जो भी रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो हमारी किधर चली जाएगी, इधर। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन यहां के केस में भी एंगल आई और एंगल आर तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको याद क्या रखना है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर in each and every case of reflection, that is either in regular reflection or in irregular reflection. So I think आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।